पूछेंगे। अब आपने तो बता दिया, अब दूसरों का भी तो देखना है। करुणा जी, जी आचार्य जी, जी करुणा जी। इसमें आचार्य जी सबसे पहले इसमें विभक्ति तत्पुरुष है, हम्म। और फिर उसके बाद था कर्मधारय है, हम्म। एक देशी तत्पुरुष है, नय तत्पुरुष है, और उपपद तत्पुरुष था, और एक और शायद प्रादि तत्पुरुष था सर आचार्य जी। ये सारे जी तत्पुरुष सर। भी है। गति और है जी। हाँ, गति गति, तत्पुरुष भी। जी जी, गति भी रहते हैं सर। हाँ, गति और गति चतुष्ट। तत्पुरुष भी, ठीक बात है। और अब करुणा जी का हो गया। इनके अतिरिक्त बहुव्रीहि कितने प्रकार का है, कौन बताएंगे? बहुव्रीहि के भी प्रकार लिखे थे हमने तो। हाँ जी, रजनी जी ने हाथ खड़ा किया है। जी गुरु जी। जी। व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण बहुव्रीहि और समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि। और और वैसे तो शायद विभक्ति से भी होता है इसमें। वो, हाँ अभी और अंदर प्रथमा चलेंगे तब। बहुव्रीहि। हाँ, विभक्ति अर्थ विशेष में होने वाला बहुव्रीहि। जी। नई नई पद घटित। हाँ, एक नए पद घटित भी बहुव्रीहि होता है। जी। नए पद घटित बहुव्रीहि भी होता है। इन सबके प्रकार के जो अवान्तर परिभाषाएं भी लिखेंगे आज हम, और के उदाहरण भी। जी। ये रजनी जी ने बताया। अभी द्वंद्व कितने प्रकार का होता है, जितने लोग बता चुके हैं उनके अतिरिक्त कोई बताएं। अर्चना जी जी। आचार्य जी, दो जी। प्रकार का होता है, एक इतरेतर योग द्वंद्व और एक समाहार द्वंद्व है। द्वंद्व होता है। चलिए, बहुत सुंदर। श्याम सुंदर जी कुछ बोल रहे हैं पीछे से। मैं भी यही बता रहा था सर। अच्छा 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 अच्छा। इतरेतर समाहार एक शेष। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो अब आपकी शंकाएं ले लेते हैं। अब आपकी शंकाएं ले लेते हैं किन्हीं को। अभी तक जो चर्चा हमारी समाज के विषय में चली है, उनमें किन्हीं को कुछ शंका है, कुछ पूछने जिज्ञासा है, तो विचार कर लिया जाए। समाज के विषय में जो भी चर्चाएं हमारी चली हैं, समाज का परिचय हमारा हुआ था, समाज के प्रकार हमने लिखे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ है किन्हीं जी। का? जी जी गुरु जी। जी। हमने जैसे देखा कि संस्कृत में संबद्धार्थ और संश्लिष्टार्थ, इसको हम प्रयोग करेंगे, देखेंगे अर्थ को इससे देख करके इनके दोनों संबंधों का अर्थ मतलब संबंध बैठ रहा है या नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे इसमें तो हमने देख लिया, हिंदी में हम कैसे देखेंगे? ऐसे ही देखेंगे क्या हिंदी में? किसमें देखेंगे? हिंदी समास, हिंदी में जो हाँ, समास। कहीं भी जाएंगे बहन जी, कहीं किसी भी भाषा में जाएंगे तो यही नियम लागू होंगे। तो ये, वहां हाँ जी, वहां भी क्या इसी तरह से, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक विभक्ति का एक विभक्ति कर देना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोई अंतर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यही नियम, पूरी यही व्यवस्था है सारी की सारी। हाँ, यही व्यवस्था। जैसे पहले भी शब्द मैंने बताए थे, आप लोग शायद या तो देर से जुड़े हैं। और जैसे एक शब्द है कंजूस। कंजूस किसको बोलते हैं? जो धन नहीं जो व्यय करता है, कम व्यय करता है। जी, रजनी जी कुछ बोल रही थी। हाँ, यही कम जूस, जूस है ऐसा। बहुरी आचार्य समास। हाँ, बहुरी बहुव्रीहि समास। कम जी। कम ऐसा है। है ना आचार्य जी, अब कम है। वो इन्होंने जो अर्चना जी ने बताया वो मितव्ययता कहलाती है, जो कम खर्च करने होता। जो खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च नहीं करता, उसे कंजूस कहते हैं। कम खर्च करना जो कंजूस नहीं होता है। एक व्यवस्था का अनुपालन हम करें, जिनको बोलना है ना हाथ का संकेत करें तब बोले, ऐसे बीच में ना बोले कोई। तो बहुरी, अभी क्या समाज के प्रकरण में हमारी चर्चा चल रही है। अर्थ तो सबको पता है कंजूस किसको कहते हैं, लेकिन अभी हम समाज के द्वारा उसको समझना चाह रहे हैं। तो कम है जूस जिसमें, बहुरी समास हो गया। अब इधर भी यही नियम है, उधर भी वही नियम है।
जी। आर्ष कन्या वालों ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। नहीं बोलना है बस। ऐसे ही कंगाल शब्द है। हाँ, कंगाल में भी तो ऐसे हो जाएगा ना कि बहुरी। जी। हाँ, कम है गाल, बनेगा। जिसके पास जी। खाने पीने की सामग्री कम होती है तो वो भी जग जाता है। जी। तो अब शब्दों को उठाएंगे व्याकरण पूर्वक तो बड़ा आनंद आता है, किसी भी शब्द को उठाएंगे। हाँ जी, कामिनी जी कुछ कहना चाह रही है। नमस्कार जी। जी बहन जी। आचार्य जी, बहुव्रीहि समास से संबंधित एक संख्या सुपूर्व है, इसके उदाहरण में मैं कई बार वो एक बार थोड़ा मुझे तो द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है बहन जी? आचार्य जी अभी बहुव्रीहि समास में सूत्र है संख्या सुपूर्व है, संख्या सुपूर्व है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ जी बोलिए बोलिए। तो मेरा ये है, इसमें मुझे ये हमेशा शंका रहती है कि द्विगु समास में भी पूर्व पद संख्यावाची होता है, और जो इसमें भी कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद जैसे द्विपाद, तो ये किस तरह, एक बार ये किस तरह हम पता करेंगे कि ये द्विगु समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेह हमें तत्पुरुष में और बहुव्रीहि में प्राय हुआ करता है। और भी कुछ ऐसे तत्पुरुष आएंगे जहाँ बहुव्रीहि भी हो सकता है और तत्पुरुष भी हो सकता है। ये एकदम अच्छा प्रश्न किया है। तो वहाँ द्विगु में जब जाएंगे तो संख्या पूर्वो द्विगु वहां पर कहा हुआ है, और उसमें दिक् संख्या संज्ञाया, पूर्व पद में दिक् वाची या संख्यावाची ही होता है। अब जो संख्या पूर्व पद द्विगु होगा उसमें उदाहरणों को यदि हम देखेंगे, अब जैसे द्विगु शब्द है ना, द्वौ गावौ यस्य, द्वौ गावौ यस्य। अब यहाँ बहुव्रीहि है अथवा द्विगु तत्पुरुष है, क्या करेंगे? इसी प्रकार की शंका है ना बहन जी की? हाँ जी आचार्य जी, यही इसी तरह की शंका। हाँ, जैसे द्विगु शब्द हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुव्रीहि समास रहेगा अन्य पदार्थ की प्रधानता होने पर। द्विगु तत्पुरुष के अंदर जो संख्या पूर्व पद होगा वो प्रायः त्रिपद बहुव्रीहि होगा। पंच गावो धनम यस्य, पंच गावो धनम यस्य, ऐसे ऐसे। अभी हम आगे जब चलेंगे ना इसमें तो वहाँ इसका और विस्तार से परिचय करेंगे। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जो द्विपद रहेगा बहुव्रीहि रहेगा, या संख्या पूर्व पद समाहार में द्विगु होगा। पंचानाम पूलानाम समाहार, पंचपूली, अष्टाध्यायी, पंचतंत्र आदि हैं, तो संख्या पूर्व पद है और द्विगु है, वही समाहार में द्विगु हो गया। और तब इसमें तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, तीन स्थितियों में द्विगु होता है। तद्धितार्थ, उत्तर पद, समाहार। तो समाहार में द्विगु की अलग स्थिति है, तद्धितार्थ में द्विगु की अलग स्थिति है। अब जो शंका रहेगी आपको उत्तर पद में, तो उत्तर पद में क्या होगा? त्रिपद बहुव्रीहि होगा। तो जहाँ त्रिपद बहुव्रीहि हो, त्रिपद बहुव्रीहि में पूर्व पद संख्या हो, तो वहां द्विगु आ जाएगा। जैसे अभी दिखा ना हमने, पंच गावो धनम यस्य, तो पंच गावो धनः इत्यादि प्रयोग आएंगे वहां पर। और बाकी कोई भी इस प्रकार का वो शब्द आता है तो आप निकाल के सामने रखें, है ना। द्विपद जैसे द्विपाद है आचार्य जी, द्विपाद है, ये बहुव्रीहि में आएगा द्विगु में आएगा? बहुव्रीहि में आएगा। बहुपादौ यस्य सह द्विपाद बहुव्रीहि में आएगा। और जहां से आप इस उदाहरण को उठा रही है वो बहुव्रीहि से, वहां संख्या सुपूर्वक से जो सूत्र उठाया आपने, ये वस्तुतः आपने कौमुदी से उठाया है। यदि प्राच्य ढंग से पढ़ेंगे तो ये पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है, जहां पर कि समासांत प्रत्ययों का विधान है।
समास विधान जो है वो द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद में है। तो बहुरी समास से हमने सूत्रों के आधार पर परिचय कराया था, शेषो बहुरी से लेकर के और दिंगनामान्य अंतराले चत्र तेने दमित स्वरूप आदि ये बहुरी के हैं, है ना। तो और वहां संख्या से पूर्व से जो है बहुरी समास में संख्या अथवा सु के पूर्व पद रहते हुए वहां पाद शब्द के अंत का लोप करता है। वहां पर पादस्य लोपो हस्यादिभ्या, इससे पहला सूत्र है, पाद शब्द के अंत अकार का लोप करता है और वो बहुरी समास का ही है वहां पर। तो यदि हम इसको इधर लेके आएंगे ना, द्विगु में लेके आएंगे द्विपाद को, तो अकार का लोप नहीं होगा, यहाँ बनेगा द्विपादम या द्विपादी, ऐसा कुछ बनेगा। और वो अन्य पदार्थ में नहीं होगा, वो समाहार में होगा, द्वयो पादयो समाहारा, ऐसा होगा। तो अन्य पदार्थ में तो बहुरी ही रहेगा। जी, और भी कोई इसमें? आचार्य जी प्रणाम। जी कीर्ति, ये हम ये कह रहे थे कि जो द्विगु समास होता है वो समाहार अर्थ में होता है ना, संख्यावाची तो होता है लेकिन समाहार अर्थ में होता है। नहीं नहीं, देखिए मैंने सूत्र उद्धृत किया था, चाहे तो अष्टाध्याय में जाके देख सकते हैं। वह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, जी का हाथ खुला हुआ है, तद्धितार्थ पद समाहारे च, तद्धितार्थ में द्विगु, उत्तर पद के परे रहते द्विगु और समाहार में द्विगु, तीन परिस्थितियों में द्विगु होता है। तो तद्धितार्थ में द्विगु, उसमें समस्या नहीं है, समाहार में द्विगु, उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि बहुव्री से उसका कोई मेल नहीं खाएगा। जो शंका रहेगी वो उत्तर पदे द्विगु में रहेगी। तो वहां विवेक हमारा ये हो गया, जहां त्रिपद बहुव्री होगा, तीन पदों का एक साथ बहुव्री करेंगे हम, और उसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा। तो जैसे पंचगव धना, पंच गावो धनम यस्य, ऐसा त्रिपद बहुव्री किया हमने, तीन पदों का एक साथ। तो धन शब्द के पर रहते पंच गो, इसकी द्विगु संज्ञा हो गई। ये जो उत्तर प्रदेश द्विगु है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिलेगा कभी, त्रिपद बहुव्री में ही इसका अस्तित्व मिलेगा। इसकी एक मोटी मोटी पहचान है। माने द्विपद यदि अन्य पदार्थ में हमें संख्या पूर्वक समास मिलता है तो वो बहुव्री होगा, है ना। दो पदों का होगा, संख्या पूर्व पद होगा और अन्य पदार्थ में होगा, तो क्या होगा? बहुव्री, वो द्विगु नहीं होगा। अच्छा जी, दशानन में फिर कौन सा समास होगा? दशानन, हाँ, बहुव्री समास है दश आननानि यस्य सह दशानन। बहुव्री समास द्विपद है, यहाँ पर 10 है मुख जिसके, तो दशानन हो गया। दशग्रीव, दश ग्रीवा यस्य सह दशग्रीव, ये बहुव्री हो गया। जी सत्यवान जी कुछ पूछना चाह रहे थे? सत्यवान जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी आचार्य जी, जी ये मैं यही पूछ रहा था, तो अभी कामिनी जी ने पूछा दशानन वाला, तो इसमें जो बहुव्रीहि और ये जो द्विगु वाला है, जो अभी आपने बताया, उसका मोटा मोटा जो समझ पाया मैं, कि बहुव्रीहि वहां है जहां द्विपद में है, द्विपद में है और साथ में अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ वहां पर अभिप्रेत जिसका है। और द्विगु में ये है कि जहां त्रिपद बहुव्रीहि है लेकिन पूर्व पद संख्यावाची है, वो द्विगु में रहे। हाँ, उत्तर पद के परे रहते पूर्व के जो दो पद है ना, उनकी द्विगु संज्ञा है, उनकी द्विगु संज्ञा। और अब जब दशानन को आप उठा रहे हैं, दशानन की दो स्थिति बनेगी, एक तो बहुव्री की बनेगी। तो बहुव्री में क्या होगा? अन्य पदार्थ प्रधान होगा, दश आननानि यस्य। और जब यदि हम रावण को ना कहना चाहें, केवल 10 मुखों को कहना चाहें, तो दशानाम आननानाम समाहार, समाहार में द्विगु हो सकता है, तो वहां बनेगा दशाननम या दशाननानि, दशानानि, दश, है ना, क्योंकि वहां पर फिर ये नियम लग जाएगा, स्त्री अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते। अकारांत है उत्तर पद में जिस द्विगु के, तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता है, जैसे अष्टाध्यायी है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी, तो ये समाहार में द्विगु है।
ध्यान में रखना है। जी बहन जी, कामिनी। आचार्य जी ऐसे तो जैसे चतुर्भुज है तो समाहार में करेंगे तो द्विगु समास होगा, अगर वे द्विपदी होगा तो फिर ये भी बहुव्रीहि समास में आएगा। बिल्कुल आ सकता है, इसका देखना पड़ेगा प्रयोग किसके लिए हो रहा है, चार भुजाओं के लिए हो रहा है अथवा चार भुजा वाले के लिए हो रहा है। यदि चार भुजा वाले चतुर्भुज आकृति वाला जो चतुर्भुज हो गया तो उसमें क्या होगा? हाँ, बहुव्रीहि होगा, वह तो अन्य पदार्थ हो गया ना, वहां पर अन्य पदार्थ प्रधान हो गया तो बहुव्रीहि होगा। तो चत्वारः भुजा यस्य सः चतुर्भुजा, और चतुर्णाम भुजानाम समाहारः ऐसा करेंगे तो चतुर्भुजम या चतुर्भुजी बनेगा। जैसे त्रिलोकी बनता है ना, त्रिलोकी, त्रिभुवनी या त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, ये द्विगु हो गया, समाहार में द्विगु। मतलब सामान्यतः जो द्विगु है वो जब समस्त पद बनता है तो वो सामान्यतः नपुंसकलिंग में जाता है। समाहार में जो द्विगु होगा, हाँ, समाहार में वो नपुंसकलिंग में जाता है, बहुव्रीहि में तो वो पुल्लिंग में ही रहता है ज्यादातर, या स्त्रीलिंग में। बहुव्रीहि लिंग में अन्य पदार्थ के अनुसार। हाँ, समाहार में भी क्या है ना, मुख्य रूप से दो स्थितियां हैं, अकारांतोत्तर पद में स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, क्योंकि वहां जाएंगे द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में तो वहां द्विगु एकवचनम का प्रकरण चल रहा है, और उसी में से मैंने ये उठाया अभी, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते। अकारांत है उत्तर पद में जिसके, ऐसा जो द्विगु है वो स्त्रीलिंग में होता है, और सामान्य रूप से नपुंसकलिंग में होता है। तो दोनों प्रकार की स्थिति व्यवस्थाएं वहां पर है, नपुंसक और स्त्री। अर्थ के आधार पर हमें निर्णय करना है कि किसके लिए उसका प्रयोग हो रहा है, चार भुजाओं के लिए हो रहा है या चार भुजा वाले के लिए हो रहा है। अब जैसे त्रिलोकी है, अब त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तीन लोकों को कहा जा रहा है, तीन लोक वाले के लिए नहीं कहा जा रहा। तो वाले के लिए कहेंगे तो बहुव्रीहि में चला जाएगा, ये अन्य पदार्थ प्रधान होने पर बहुव्रीहि में चला जाएगा। आचार्य जी, यदि एग्जाम में उदाहरण दे दे तो कैसे वहां कंफर्म करेंगे कि किस अर्थ में ये पूछा जा रहा है? केवल उदाहरण दे दे और समास का नाम दे दे, इसमें कौन सा समास है, तो कैसे निर्धारित करेंगे कि बहुव्रीहि है कि द्विगु है? प्रायः लिंग के आधार पर निर्धारण हो सकता है, क्योंकि होगा क्या, जैसे माना त्रिलोकः शब्द आ गया आपके सामने और या त्रिलोकी शब्द आ गया, त्रिलोकी शब्द क्या होगा ना, स्त्रीलिंग में जाएगा, क्योंकि वहां पर ईकार माने गीप प्रत्यय जो होता है वो द्विगु से होता है, द्विगो हो सूत्र है ना, अकारांत द्विगु से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है तो त्रिलोकी बनेगा। अच्छा, त्रिलोकः शब्द आ गया तो त्रिलोकः क्या है ना, ये बहुव्रीहि में जाएगा, द्विगु में नहीं जाएगा। त्रयः लोकाः यस्य सः त्रिलोकः परमेश्वरः। ये कीर्ति जी जो पूछ रही हैं आचार्य जी, ये हिंदी भाषा में जब प्रश्न पत्र में समास पूछते हैं उसका अनुमान कर रही हैं। वो अनुमान नहीं चलता क्योंकि हिंदी में वहां लिंग का विधान नहीं करते, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में, वहां नपुंसकलिंग होता ही नहीं है। हमारे तो यहाँ जब पद का प्रयोग होगा तो वहां पता लगेगा कि वो पुल्लिंग में है या नपुंसकलिंग में। जैसे पीताम्बर शब्द है, अगर संस्कृत में वो प्रश्न पत्र बनाया तो या तो पीताम्बरः लिखेगा तो वो बहुव्रीहि में गया, पीतानि अम्बराणि यस्य सः। पीताम्बरम लिख दिया तो पीतम पीतानि अम्बराणि, पीतानि च तत् अम्बराणि, पीतानाम अम्बराणाम समाहारः, समाहारः, या पीतानि च तत् अम्बराणि वो कर्मधारय में, वो नपुंसकलिंग में चला जाता है। इसमें एक चीज और भी तो रहेगी ना कि आप किसी ना किसी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही तो प्रश्न पत्र बनाएंगे, जो भी प्रश्न पत्र बनाएगा। हाँ जी, उस पाठ्य पुस्तक में से ही जो कोर्स में सिलेबस में लगी हुई ग्रंथ है, हिंदी है चाहे अंग्रेजी जो भी है, उसमें से ही किन्हीं शब्दों को उठा करके आप पूछेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपने मनमाने ढंग से पूछेंगे। अब जब पाठ में यदि शब्द आया है तो वहां प्रकरण के अनुसार निर्धारण होगा कि वहां किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, स्थान विशेष के लिए, या स्वयं उसी अर्थ को कहा जा रहा है। इतना तो हमें विवेक कराना होगा छात्रों को
कि देखो यहाँ ये इस पाठ के अंदर जो ये शब्द आ रहा है प्रकरण के अनुसार ये इस अर्थ में आ रहा है, तो उससे विवेक हो जाएगा फिर वहां। और बाकी शब्दों से जो परिचय है ना, जैसे हम आपस में परिचित होते हैं, जितना जितना हम साथ में रहेंगे उतना उतना हम आपस में अधिक परिचित होते चले जाएंगे। एक दूसरे के जो भी हैं, दोष हैं, गुण हैं, उन सब से निकट रहने पर ही परिचय हुआ करता है। दूरियां रहेंगी तो परिचय लगभग नहीं रहेगा। यही स्थिति शब्दों के साथ है। हम शब्दों के साथ निरंतर संपर्क बना के रखें, कोई ना कोई पुस्तक निरंतर पढ़ते रहें, तो शब्द अपना स्वरूप स्वयं उद्घाटित करते हैं। सिद्धांतों की क्या है ना, कोई भी सिद्धांत है उनकी अपनी सीमा है बोध कराने की, क्योंकि सिद्धांत भी व्यवहार से ही उठाए जाते हैं और व्यवहार बड़ा व्यापक है। किसी भी व्यवहार को संपूर्णतया सिद्धांतों में नहीं बांध सकते। सिद्धांत केवल एक दिग निर्देश मात्र करते हैं, मार्ग दिखाते हैं खाली कि इस प्रकार से शब्द आपको मिलेंगे लगभग। तो इसलिए उस भाषा के हम साहित्य को पढ़ें, उस भाषा में लिखे ग्रंथों को पढ़ें। हिंदी का ज्ञान करना तो हिंदी भाषा के ग्रंथों को पढ़ें, संस्कृत का करना तो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ें। तो एक दिन वो आता है कि शब्द अपने स्वरूप को स्वयं खोला करते हैं। उसमें आया है ना, वेद मंत्र में कहा है, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनम्। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, एक है कि सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया उसने देखने का, सुनने का, पढ़ने का। और एक व्यक्ति है कि दोनों प्रकार का निरंतर अभ्यास करता है, उसके लिए क्या है, उतोत्वस्मयी तन्वम विसत्रे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए कि अपना स्वरूप खोल देती है भाषा, वाणी या शब्द। तो जैसे ही शब्द सामने आएगा तुरंत अपना परिचय पत्र साथ में लेकर के आएगा, बायोडाटा साथ में लेकर के आएगा कि देखो मेरे अंदर बहुव्रीहि समास है, मेरे अंदर तत्पुरुष है, मेरे अंदर द्विगु है, मेरे अंदर अव्ययी भाव है, क्योंकि मैं इस प्रकरण का या इस परिवार का सदस्य हूँ। तो पूरे खानदान का परिचय वो साथ में लेकर के आता है, लेकिन आएगा तभी जब निरंतर संपर्क में आएगा। तो पढ़ते रहें, शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लाएं, क्यों नहीं, अभी तो बैठे हुए हैं तो जहां कहीं भी शब्द उपलब्ध होते हैं, लेकिन वाक्य के साथ लाना होगा शब्द जो भी है। केवल शब्द का परिचय नहीं हो पाता, वाक्य के साथ लेके आए तो परिचय हो जाएगा। किसी भी शब्द में संशय है तो उसको उठाएं, ऐसा रहेगा। जी हाँ जी शास्त्री जी, सत्यवान जी। जी हो गया शास्त्री आचार्य जी, आगे अब करें। जी आपका हाथ बार बार उठ रहा है। रजनी जी ने हाथ उठाया। वो मुझे लगता है कि गलती से उठ रहा है। जी रजनी जी कुछ कहना जी आचार्य जी, जैसे हम कर्मधारी में देखते हैं नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, मतलब विशेष विशेषण ऐसा हम मान के चले। बिल्कुल। और अगर मैं एक शब्द बोल हिमालय पर्वत, हाँ जी, तो इसमें क्या समास होगा? माने हिमालय शब्द में आपका संशय है संभवतः कि हिमालय पर्वत दोनों? हाँ हाँ। नहीं, हिमालय पर्वत एक ही शब्द बोल रही हैं आप? जी। अच्छा, तो हिमालय पर्वत ये भी समानाधिकरण में जाएगा, क्योंकि पहले हिमालय में क्या समास किया है आपने? षष्ठी तत्पुरुष करेंगी संभवतः। जी। आलय हिमालय, तो हिमालय चातु पर्वत हिमालय पर्वत कर्मधारी के अंतर्गत ही जाएगा। तो कर्मधारी में हम मतलब अब ये विशेष विशेषण है, क्या है? हिमालय, मैंने पहले षष्ठी तत्पुरुष कर लिया मैंने। हाँ हिमालय, जी बिल्कुल। अच्छा, पर्वत क्या है ना, दो प्रकार का है, एक तो हिमालय भी हो सकता है, हिमालय नहीं भी हो सकता है जी। क्योंकि विशेषण कहा जाता है, विशेषण का जो प्रयोग है कहाँ करते हैं? संभवे व्यभिचारे च, संभवे व्यभिचारे च विशेषणम प्रयुज्यते।
यहाँ पर किसी अर्थ का संभव भी हो और विचार माने उससे भिन्न भी संभव हो। जैसे यदि पर्वत केवल हिमालय होते हो तब हिमालय शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हिमालय के अतिरिक्त पर्वत होता ही नहीं है। तो ये और चूंकि ऐसा नहीं है, हिमालय के अतिरिक्त भी पर्वत होते हैं, इसलिए विशेषण संभव हो गया। हिमालय, अच्छा हिमालय रूप यदि पर्वत न हो तो भी विशेषण नहीं दिया जा सकता। पर्वत हिमालय के अतिरिक्त ही होते हो, हिमालय होता ही नहीं है, तो भी विशेषण नहीं बन सकता। तो हिमालय रूप पर्वत होना भी चाहिए, तभी विशेषण बनेगा हिमालय। और हिमालय रूप पर्वत के अतिरिक्त भी पर्वत होने चाहिए। पेड़ों वाले पर्वत हैं, सूखे पर्वत हैं, पत्थर वाले हैं, मिट्टी वाले हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, कई प्रकार के पर्वत हुआ करते हैं। तो संभवे व्यभिचारित्य विशेषणम प्रयुज्यते, संभव भी होना चाहिए और तद अतिरिक्त, जो विचार माने उस गुण का, उस गुण से रहित भी होना, ये व्यभिचार होता है। आर्ष कन्याओं में से कौन पूछना चाह रही है? गुरुजी एक बार ये वाक्य लिखवा दी, संभवे व्यभिचारे व्यभिचारे च विशेषणम प्रयुज्यते। जी जैसे नीलकमलम बोला आपने जी। अब यदि कमल केवल नीला होता है तब नीला विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यभिचार है ही नहीं वहां पर। यदि कमल नीला बिल्कुल भी नहीं होता है तो भी आप नीला विशेषण नहीं दे सकते, क्योंकि संभव ही नहीं है कि कमल नीला हो जी। तो नीला भी होना चाहिए कमल, और नीला से अतिरिक्त भी कमल होना चाहिए, लाल कमल हो, सफेद कमल हो, तब आप नील विशेषण दे सकते हैं। तो संभव भी है। और हाँ, जैसे भगवा ध्वज दे रखा है कि नहीं यहाँ पर, ये तो ध्वज जो है भगवा भी होता है और अन्य भी होता है, तो भगवा जो है विशेषण बन गया वहां पर, आदि आदि। आज कन्या गुरुकुल से कुछ पूछना चाह रहे थे बच्चे। आचार्य जी, आपने कहा कि द्विपाद बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पे तीसरा तो प्रकरण प्रकट नहीं हो रहा। अर्थ मतलब जैसे कि इसमें दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है ना, ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ द्विपद में कौन, मतलब किसकी ओर संकेत कर रहा है? हाँ, अच्छा ये बताओ द्विपाद शब्द का अर्थ क्या है? कहाँ से उठा रहे हो इसको बेटा तुम? द्विपाद शब्द का अर्थ बताओ क्या है, तो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे से मिलेगा। दो पैर यह अर्थ है या दो पैर वाला अर्थ है? दो पैर वाला 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 तीसरा हो गया है ना। दो पैर वाला पक्षी, दो है पैर जिसके, तो वो दो और पैर से अतिरिक्त हो गया पक्षी। बात समझ में आई? जी आचार्य जी। अच्छा जी, ये वाला एक बार दोबारा पंक्ति बोलिएगा। संभवे व्यभिचारे च विशेषणम प्रयुज्यते, विशेषणम प्रयुज्यते। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे एक दो प्रश्न हैं। जैसे एक देशी तत्पुरुष है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? अभी परिचय लिखेंगे उसका बहन जी, अभी तो नाम लिखे खाली हमने। अच्छा ठीक है गुरु जी, फिर तो और दूसरा क्या है? एक नए पद घटित बहुव्रीहि भी आपने लिखवाया था, वो क्या होता है? वो अभी चलेंगे उसमें, एक एक परिचय करते हैं, एक एक परिचय करेंगे। अभी तो खाली केवल नाम लिखे थे हमने, अब प्रत्येक की परिभाषा भी लिखेंगे और प्रत्येक के उदाहरण भी देखेंगे। तो जो चर्चा अभी तक हुई है केवल उसमें से कुछ यदि संशय है तो उसको रखें आप, बाकी तो विषय आने वाले हैं आगे सारे। चलिए अभिभाव के अंतर्गत आज प्रवेश करते हैं हम, क्योंकि पहले हमने अभिभाव को लिखा था वहां पर, और अव्ययीभाव की परिभाषा हमने लिखी थी अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव। कुछ लोग इसमें पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव ऐसा भी लिख देते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव ऐसा भी लिख देते हैं।
पर इसकी अपेक्षा अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव इस परिभाषा में अधिक व्यापकता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव जो परिभाषा दी जाती है वो अधिकता के आधार पर दी जाती है। एक होता है भूमा न्याय या मल्लक ग्राम न्याय। मल्लक ग्राम न्याय एक न्याय है। जैसे हम पूछा करते हैं ना कि भाई तुम्हारा गांव किन लोगों का है, सामान्य आपस में चर्चा में पूछ लिया करते हैं, तुम्हारा गांव, जिस गांव में तुम रहते हो वो गांव किन लोगों का है, तो हम कह दिया करते हैं कि बनियों का है, तो जाटों का है, तो आदि आदि किसी ना किसी जाति विशेष का नाम ले दिया करते हैं वहां पर। तो ऐसे ही कह दिया कि वो तो गांव पहलवानों का है, मल्लों का है। अब इतना तो निश्चित है कि सारे के सारे पहलवान उसमें नहीं रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। वहां अधिकता के आधार पर संज्ञाकरण हो गया कि अधिक जो लोग हैं वो इस प्रकार के, या वह गांव पहलवानों के कारण से जाना जाता है, इसलिए कह देते हैं उसको पहलवानों का गांव। ठीक यही स्थिति अभिभाव में भी है। अधिकतम जो अभिभाव उपलब्ध होते हैं उनमें पूर्व पद में अव्यय उपलब्ध होता है, इसलिए परिभाषा में कह दिया गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव। बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि ये परिभाषा तत्पुरुष में भी जाती है। अब वहां तत्पुरुष में सामान्य रूप से कह दिया जाता है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा, लेकिन हम आगे परिचय में देखेंगे पूर्व पदार्थ की भी प्रधानता होती है तत्पुरुष में। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो प्रायिक आधार पर होते हैं, प्रायिक कह लें, बाहुल्य कह लें, अधिकता कह लें, के आधार पर ही परिभाषाएं दी जाती हैं। तो अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव, हम यहाँ केवल एक एक दो दो उदाहरणों पर ही चर्चा करेंगे। बाकी प्रकरण पूरे मैंने लिखा दिए थे अष्टाध्यायी में, उसके आधार पर प्रश्नावृत्ति में जाकर के सभी उदाहरणों को देख सकते हैं। जी करणपाल जी। हाँ जी माथे जी, हाथ उठ गया या उठाया है आपने? उठ गया लगता है। तो कह रहे जी हाथ उठाया है। हाँ जी उठाया, तो बोलिए। हाँ मैं कह रहा था अव्यय भाव में तो ये है कि भाई चलो पूर्व पर प्रधान होता है, लेकिन इसमें मुख्य परिभाषा ये होगी कि इसमें अव्यय 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 मुख्य हो, व्यय के अर्थ की प्रधानता हो। हाँ अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो, बस ये चीज ठीक है। जी जी बिल्कुल, ये रहेगा। माइक बंद हो गया आचार्य जी आपका। आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। जी आवाज नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है आचार्य जी आपके। ओम। जी आचार्य जी आवाज आ रही है। ओम। हाँ जी
अव्यय, आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। ये अव्ययी भाव समास में अव्यार्थ की प्रधानता कहने से दोनों ही बातें मतलब सामने आती है। या तो पूर्व में भी अव्यय हो सकता है, या अपवाद वाली उसमें देखिए तो पर में भी अव्यय हो सकता है, लेकिन प्रधानता अव्यय की ही हो। जी, अव्यार्थ की ही रहेगी। जी सर ये हुआ कि कोई ना कोई एक पद उसमें अव्यय जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल रहेगा। जिसके रूप ना चलते हो, मतलब कहने का ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। अव्यय को तो सभी जानते होंगे कि अव्यय किसको कहते हैं। जी आचार्य जी। हाँ, नहीं तो अव्यय की परिभाषा भी लिखा देते हैं। सदृशम लिख लीजिए, कुछ को पता नहीं भी हो सकता है, कुछ लोग लज्जावश नहीं कह पाएंगे कि हमें पता नहीं है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम, यन्न व्येति तद अव्ययम। सभी लिंगों में, सभी माने स्त्री पुल्लिंग नपुंसक, सभी विभक्तियों में, विभक्तियां जानते ही हैं सभी, तस्मादि, और सभी वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सभी बदलने वाली परिस्थितियों में यत जो शब्द न नहीं वि एति विविधताम एति प्राप्नोति, जो विविधता को प्राप्त नहीं होता, भिन्नता को प्राप्त नहीं होता, तत् अव्ययम, उसका नाम है अव्यय। हाँ जी अर्चना जी। आपने लिखा है वो तदृशम है, तदृशम। सवार सदृशम। जी जी धन्यवाद। सदृश ही रहता है, समान रूप वाला ही रहता है। कहाँ? सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में, अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं आने देता। अर्थ को तो कहेगा, सभी लिंग वचन विभक्तियों के अर्थ को तो कहेगा, लेकिन जैसे अन्य शब्द अपने रूप को बदल देते, जैसे पुरुष शब्द के रूप चलाएं तो पुरुषा, पुरुषौ, पुरुषा, पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान, प्रत्येक वचन में रूप बदलता जा रहा है, प्रत्येक विभक्ति में रूप बदलता जा रहा है। ऐसे अव्यय की स्थिति नहीं हुआ करती। वो सभी विभक्ति अर्थों में, सभी वचनार्थों में, सभी लिंगार्थों में एक ही रूप में रहता है, एक ही सदृश रूप में रहता है, सदृशम। न वि एति, वि माने विविधताम, एति माने प्राप्त होती, विविधता को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। हाँ, या अव्यय शब्द में ही करना हो तो न विद्यते व्ययः यस्य तत् अव्ययम, बहुब्रीहि समास कर दें। व्ययः माने व्यतिगमनम, विगमनम, विभिन्नताम गमनम, जिसका व्यय नहीं होता, जो विभिन्नता को प्राप्त नहीं होता, जो विविध रूपता को प्राप्त नहीं होता, वह अव्यय कहलाता है। और देखिए जो अव्ययी भाव संज्ञा है वहां पर भी यही है, अनव्ययम अव्ययम, अनव्ययम अव्ययम संपद्यते यस्मिन्, अनव्ययम अव्ययम संपद्यते यस्मिन् सः अव्ययी भाव। ये अव्यय की प्रधानता को दिखला रहा है, अव्ययार्थ की प्रधानता को दिखला रहा है। जिस समास के अंदर अनव्यय माने जो अव्यय नहीं है वह भी अव्यय हो जाता है जाकर के, क्योंकि प्रधान के अनुसार चलना होता है, समाज में भी, परिवार में भी और शब्दों में भी। जिसकी प्रमुखता होगी, जिसकी प्रधानता होगी, उसी के अनुसार अन्य शब्द चला करते हैं। परिवार में भी ये होता है। बोलो भाई।
यहाँ बच्चे ने एक शंका की है कि सामान्य रूप से कह दिया कि सभी विभक्तियों में जो सदृश रूप वाला होता है, तो तृतीया सप्तमी और बहुलम एक सूत्र है। तृतीया और सप्तमी में वो रूप में परिवर्तन कर देता है। उसमें प्रकरण का आरंभ होने से पहले ही हमने कहा था कि जितने भी सिद्धांत है वो क्या है, बाहुल्य न्याय को लेकर के, भूमा न्याय को लेकर, ये मल्लग्राम न्याय को लेकर, तो वो अपवाद कोटि का सूत्र है। जो सामान्य सूत्र है क्या है, समोर नपुंसककार। फिर अभिभाव के लिए विशेष कहा नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, ये अभिभाव के लिए विशेष हो गया। और फिर इसमें विशेष कहा तृतीया सप्तमी और बहुलम, है ना, तो वो अपवाद कोटि का सूत्र है। अपवाद कोटि के जो सूत्र होते हैं, विशेष कोटि के जो सूत्र होते हैं, उनका प्रवृत्ति क्षेत्र बहुत स्वल्प होता है, थोड़ा सा होता है। उपसर्ग वालों का प्रवृत्ति क्षेत्र अधिक होता है। तो ऐसा रहेगा। तो ये अभिभाव शब्द की परिभाषा समझ में आ गई हमें। अनव्ययम अव्ययम संपद्यते यस्मिन, है ना, जिस अनव्यय, जो अव्यय नहीं है वह भी अव्यय बन जाता है। अब देखिए कैसे, प्रयोग से देखेंगे। एक प्रयोग है उपकुंभम, प्रसिद्ध से उदाहरण ले लेते हैं। अप्रसिद्ध उदाहरण भी किसी के पास हो तो वो रख लिया करें चर्चा के लिए, उस पर भी विचार कर लेंगे, है ना। उपकुंभम एक शब्द है, इसका हम क्या अर्थ करते हैं, कुंभस्य समीपम, क्योंकि उप जो अव्यय है, उप एक अव्यय है, निपात है, इसका प्रायः प्रयोग समीप अर्थ में होता है, तो इसलिए कर दिया कुंभस्य समीपम। कुंभ अव्यय नहीं है, उप अव्यय है, और उप के अर्थ की प्रधानता है, तो कुंभ को भी उप के अर्थ के अनुसार चलना पड़ेगा यहां पर, इस समुदाय के अंदर। अब हुआ क्या, क्योंकि उप अव्यय है, उप के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए उप के साथ जो कुंभ का समुदाय बना, यह पूरा समुदाय भी उसमें चला गया, अव्यय में चला, अव्यय की कोटि में चला गया। ये पूरा समुदाय अव्यय कहलाएगा, जबकि समुदाय को अव्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समुदाय जो बना उसमें उप अव्यय है और कुंभ अव्यय नहीं है, अनव्यय है। लेकिन क्योंकि अव्ययार्थ की प्रधानता है, इसलिए जो कुंभ अनव्यय है वह भी अव्यय कोटि में चला गया, तो इसलिए वो कुंभम ऐसा बन गया। हाँ जी प्रीति जी। आचार्य जी, ये जो सारे अव्यय पद होते हैं ये नपुंसक लिंग में ही होते हैं? कह सकते हैं, लेकिन सर्वत्र नियम लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि होता है क्या है ना, कुछ शब्द नियत लिंग भी हैं। आप इनको जाकर के देख सकते हैं, उसमें एक तो सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, वहां पर स्वरादिगण में कुछ शब्द पठित हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में है। और द्वितीय सूत्र है प्राग्रीश्वरा निपात चादयो सत्वे, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में है, चादयो सत्वे, वहां चादिगण में। तो इन दो गणों में जाकर के आप देख सकती हैं। चादिगण में जाकर के एक व्यवस्था दी गई है, विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाता, विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाता। अब जैसे अष्टाध्यायी जो याद कर रहे हैं, जिन्होंने की है, अन्यत्रस्याम शब्द आता है। अब अन्यत्रस्याम शब्द को देखें तो स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का प्रयोग है सर्वनाम शब्द के अनुसार। अब चूंकि ये इसी रूप में प्रसिद्ध हो गया तो इसको अव्यय के रूप में घोषित कर दिया। ऐसी प्रायेण शब्द है, प्रायेण शब्द प्राय शब्द का तृतीय एक वचन का है, इसी रूप में प्रसिद्ध हो गया, ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय कहलाते हैं।
या विभक्ति प्रतिरूपक निपात कहलाते हैं। प्रायः करके नपुंसकलिंग है ऐसा कहा जा सकता है। तो आचार्य जी तो अव्ययी भाव जो समास है वो नपुंसकलिंग में ही होगा, एक्सेप्शन तो हर जगह रहेंगी। जी बिल्कुल 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 ठीक बात है। अव्ययीभाव नपुंसकलिंग में जाएगा। इसमें चाहे अव्यय पूर्व पद के रूप में हो और चाहे उत्तर पद के रूप में हो। तो पूर्व पद के रूप में जैसे देखा हमने उपकुंभम। अच्छा, अब उप का अर्थ क्या है? समीप। समीप जो शब्द है वो भी दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। समीपी के लिए भी समीप शब्द का प्रयोग है, जो हमारे समीप बैठा है ना उसके लिए भी हम समीप शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक सामीप्य अर्थ में समीप शब्द जाता है, तो यहाँ सामीप्य को कहेगा, समीपवर्ती देश को नहीं कहेगा, समीपवर्ती व्यक्ति को नहीं कहेगा, जो सामीप्य गुण है उसको कहेगा। उपकुंभम शब्द है ना, कुंभ के समीप, इसलिए ये देवदत्त का विशेषण नहीं बनेगा। उपकुंभम देवदत्त ऐसा नहीं कह सकते, है ना। कुंभ के समीप होना जो एक स्थिति विशेष है केवल उसको कहेगा, स्थिति वाले द्रव्य को नहीं कहेगा। भाव की प्रधानता है ना, सामीप्य की प्रधानता है। तो उपकुंभम, उपकूपम, उपमणिकम, अब चाहे जितने शब्द बना लें सिद्धांत को लेकर के। और अधिक उदाहरण देखने हो तो अव्यय में भक्ति, समीप, समृद्धि आदि जो वो पूरा प्रकरण है उसमें जाके देख सकते हैं। उत्तर पद में जहां अपि अव्यय शब्द होता है उसका एक उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण है सूप प्रति। सूप प्रति सूत्र है वहां पर सुप्रतिना मात्रार्थ है। अष्टाध्यायी को खोल के सामने रखें, जो समास प्रकरण है प्रथम द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, आरंभ में ही है ये सूत्र, क्योंकि अभी भाव से आरंभ हुआ है। तो सुप प्रतिना मात्रार्थ सूत्र पर यह उदाहरण मिलेगा। वहां विग्रह किया जाता है अस्ति अत्र किंचित सूपम। तो यहाँ पर क्या है ना, मात्रा अर्थ में प्रति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मात्रा कि क्या थोड़ी बहुत दाल है या पतीली, कुकर आदि है, उसमें सारी दाल निकालनी। अब वहां पर क्या है, थोड़ी बहुत लगी रह गई उधर उसकी भित्तियों में, दीवारों में या नीचे, तो उसको कहते हैं सूप प्रति, कि कुकर में दाल नहीं है, दाल की थोड़ी मात्रा। तो थोड़ी मात्रा को कहने के लिए यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसके अर्थ की प्रधानता है। दाल को नहीं, जो मात्रा है, और वो भी स्वल्प मात्रा। तो सूप प्रति, शाक प्रति। हाँ जी रजनी जी। आचार्य जी फिर प्रति का एक अर्थ होता है और किसी भी अव्यय के निपात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। थोड़े एक अव्यार्थ करके पुस्तक है, और निपात वृत्ति या अव्यार्थ वृत्ति करके भी एक पुस्तक छपी थी, उसमें आप देखेंगे। तो प्रति शब्द का वैसे तो एक व्याप्ति अर्थ होता है ना, जैसे प्रत्येक में है, प्रत्येक में वीपसा या व्याप्ति अर्थ है। जी जी। प्रतिद्वंद्वी यहाँ विरुद्ध अर्थ है, प्रतिपक्ष यहाँ विरुद्ध अर्थ है, तो अनेक अर्थों में आएगा। लेकिन यहाँ जो प्रति शब्द का प्रयोग है वो मात्रा अर्थ में, स्वल्प मात्रा, थोड़ी मात्रा, इस अर्थ में। हाँ जी कांति। मैं बस वो मुझे था सूप प्रति प्रति है, जैसे इसका तो प्रति अर्थ में जैसे सूप है वो मात्रा अर्थ में मतलब अव्यय के साथ हो, नैव्य होते हुए भी अव्यय हो गया। मुझे उपकुंभ में थोड़ा समझ में नहीं आया कि कुंभ में अव्यय कैसे बना। कुंभ उप अर्थ में, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए सूप प्रति में कैसे समझ में आया वो बताइए आप। वो दाल, आप बता ना मात्रा, तो दाल की मात्रा कम है, तो वो मात्रा अर्थ में मतलब दाल की मात्रा को बताया है अव्यय अर्थ में, पर मात्रा अर्थ में। देखिए सूप प्रति में भी दो शब्द हैं, एक प्रति है एक सूप है।
सूप अव्यय नहीं है। सूप माने दाल, सूप अव्यय नहीं है, प्रति अव्यय है। अब क्या हुआ, चूंकि प्रति के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए जो सूप प्रति पूरा समुदाय है वो अव्यय बन गया। ऐसे ही उपकुंभम में भी है, उप अव्यय है, कुंभ अव्यय नहीं है। क्योंकि वहां उप के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए उपकुंभ जो पूरा समुदाय है वो अव्यय बन गया। तो ये स्थिति है, जिसके अर्थ की प्रधानता समास उसी के अनुसार चलेगा। ये सभी समासों में नियम है। किसी भी समास को उठाएंगे तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होगी तो पूर्व पद के अनुसार लिंग वचन आदि की व्यवस्था रहेगी। उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी तो उत्तर पदार्थ के अनुसार लिंग वचन विभक्ति आदि की व्यवस्था रहेगी। अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी तो अन्य पदार्थ के अनुसार लिंग विभक्ति वचन आदि रहेंगे। तो ये सभी में, तो यहाँ अव्यय की अव्यार्थ की प्रधानता है, अव्यार्थ के अनुसार पूरे समुदाय के लिंग विभक्ति वचन रहेंगे। और जो हम विग्रह कर रहे हैं, इन विग्रहों में, विग्रह से तात्पर्य जब हम किसी समस्त पद को खोलने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं विग्रह वाक्य, है ना। विग्रह, विग्रह माने ग्रह, ग्रह हो गया ग्रहण करना, इकट्ठा करना। विग्रह माने विग्रहित करना, तोड़ना, अलग अलग करना। तो अलग अलग करने के लिए जो वाक्य बोला जाता है उसको विग्रह वाक्य बोल दिया जाता है। बहुव्रीहि इसमें अव्ययीभाव समास में लगभग स्वपद विग्रह नहीं होता। स्वपद माने अपने पदों से विग्रह। जैसे अव्ययीभाव में हमने उपकुंभम लिया, उपकुंभम में क्या है, उप और कुंभ दो शब्द हैं यहाँ पर। तो हमने उप से तो विग्रह नहीं किया, हमने उप के लिए समीप शब्द ले लिया विग्रह करने के लिए, कुंभस्य समीपम, ऐसा विग्रह किया। तो ये कहलाता अस्वपद विग्रह, है ना। अस्वपद, अ माने नहीं, स्व माने अपने, पद माने पदों से विग्रह जिसमें, ऐसा वो कहलाता अस्वपद विग्रह समास। और अव्ययीभाव समास में लगभग यह स्थिति रहती है जहां हम अव्ययों से प्रयोग करते हैं, क्योंकि अव्ययों का या इनका जो है ना उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग लगभग नहीं है। या तो किसी तिङंत के साथ प्रयोग होगा या फिर किसी सुबंत के साथ प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति रहती है। तो दो उदाहरण हमने देखे यहाँ पर, एक में पूर्व पद का में अव्यय है और दूसरे में उत्तर पद में अव्यय है। कल को आप लोग पूरा प्रकरण देख लें, 90 वाले सिद्धांत कौमुदी हैं, लघु सिद्धांत है, मध्य सिद्धांत है, या किन्हीं के पास काशिका है, प्रथमावृत्ति, जो भी ग्रंथ है उसमें देखें, समय पर्याप्त है ही। और उसमें से शंकाएं लाएं छाट करके, सभी प्रकार के समासों को पढ़ें। समास माने अव्ययीभाव, केवल अव्ययीभाव तक सीमित रहना है अभी, और उसमें जो नई नई चीजें हैं वो लाएं निकाल करके, उन पर फिर चर्चा कर लेंगे। तो अभी यहीं विराम लेते हैं आज। अव्ययीभाव का विषय हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है, तो मंत्र पाठ के साथ इसमें विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।